हेलो डियर फ्रेंड्स। अपना पीडीआई के अंदर नेक्स्ट टॉपिक था फिजिकल एग्जामिनेशन और 3 पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, ईयर एग्जामिनेशन तक। नेक्स्ट है नोज एग्जामिनेशन। 4th पॉइंट क्या है? नोज एग्जामिनेशन। और नोज एग्जामिनेशन के अंदर अपने को क्या डिस्कस करना है? फर्स्ट पॉइंट, दो केस है। यदि कंजेनाइटल बच्चे के अंदर नोज प्रेजेंट है या एब्सेंट है। जन्मजात बच्चे के अंदर नोज प्रेजेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। एक केस है या तो प्रेजेंट है या तो एब्सेंट है या फिर प्रेजेंट है। ठीक है, जन्मजात बच्चे के अंदर यदि नोज एब्सेंट है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? अरीनिया। ठीक है, कंजेनाइटल यदि बच्चे के अंदर नोज एब्सेंट है तो उस कंडीशन को बोलेंगे अरीनिया। और यदि प्रेजेंट है तो वो कंडीशन कौन सी होगी? नॉर्मल। प्रेजेंट है तो अपने को क्या असेस करना है? प्रेजेंट है तो अपने को असेस करना है नेयर्स या नोस्ट्रिल शुड बी क्लीन ठीक है, क्या होना चाहिए? नेयर्स या नोस्ट्रिल क्लीन होने चाहिए, किसी प्रकार का उसके अंदर म्यूकस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लीन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेजल फ्लेयरिंग। थर्ड पॉइंट में अपने को क्या डिस्कस करना है या क्या फिजिकल एग्जामिनेशन करना है कि बच्चे के अंदर नेजल फ्लेयरिंग है या नहीं है। ठीक है, यदि नेजल फ्लेयरिंग बच्चे के अंदर प्रेजेंट है, यदि बच्चे के अंदर नेजल फ्लेयरिंग प्रेजेंट है तो उस कंडीशन वो कंडीशन किसको इंडिकेट करेगी? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को। क्या देखा अपन ने? नेजल फ्लेयरिंग क्या होती है? जो नोस्ट्रिल होते हैं उनका डायलेट होना, वो कंडीशन क्या होगी? नेजल फ्लेयरिंग। यदि बच्चे के अंदर नेजल फ्लेयरिंग प्रेजेंट है तो वो कंडीशन किसको इंडिकेट करेगी? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को। ठीक है, नेजल फ्लेयरिंग क्यों होती है? नेजल फ्लेयरिंग होने का कारण क्या है? जैसे ही अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? कम होगा। ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो अपनी बॉडी क्या करेगी? कंपनसेटरी मैकेनिज्म शो करेगी। जैसे अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म शो करेगी मेंटेन करने के लिए, ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन करने के लिए। इसका रिजल्ट में क्या होगा? रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करेगी। जब रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा तो नेजल फ्लेयरिंग ऑटोमेटिकली होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा आ सके। नेक्स्ट, कोएनल अट्रेसिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कोइनल अट्रेसिया। अपने को असेस करना है कोइनल अट्रेसिया को। अब ये कोइनल अट्रेसिया क्या होती है उससे पहले देखें। ओरल कैविटी है जो किसके अंदर ओपन होती है? पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड में ओरल कैविटी ओरोफेरिंक्स के अंदर ओपन होती है। क्या बोला मैंने? ओरल कैविटी पोस्टीरियर साइड में ओरोफेरिंक्स के अंदर ओपन होती है और नेजल कैविटी पोस्टीरियर साइड में कहां पर ओपन होगी? नेजोफेरिंक्स में। ये दोनों बात क्लियर है? तो कोइनल अट्रेसिया का मतलब क्या होता है? यदि बच्चे के अंदर कंजेनाइटली जन्मजात रूप से इस नेजोफेरिंक्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? कोइनल अट्रेसिया। क्या हुआ इसके अंदर? इसके अंदर नेजोफेरिंक्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। क्या है? नेजोफेरिंक्स के अंदर जन्मजात रूप से नेजोफेरिंक्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, जिस वजह से क्या हो रहा है उसके अंदर? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। ठीक है,
चेक कैसे करेंगे? चेक कैसे करेंगे कि बच्चे का या फिर बच्चे के नेजोफेरिंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है। अपन माउथ को थोड़े मतलब कुछ सेकंड के लिए माउथ को क्लोज करेंगे, फिर चेक करेंगे कि बच्चा यदि नोज से रेस्पिरेशन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नहीं कर पा रहा है तो उसका मतलब क्या निकला? नेजोफेरिंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, और उसी को क्या बोलेंगे? कोइनल अट्रेसिया। ये क्वेश्चन पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये था नोज एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है माउथ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्या है? माउथ एग्जामिनेशन। माउथ एग्जामिनेशन के अंदर अपने को क्या फिजिकल एग्जामिनेशन करना है? सबसे पहले देखना है कि बच्चे के अंदर क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है। लिप या पैलेट, ठीक है। क्या असेस करना है अपने को फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू? बच्चे के अंदर क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है। क्लेफ्ट लिप क्या होता है? ये होट होता है ना, जो लिप होता है वो कंटिन्यू नहीं होकर यहाँ पर क्या होता है? खांचनुमा स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, क्लेफ्ट लिप के अंदर क्या होता है? होट कंटिन्यू नहीं होके या लिप कंटिन्यू नहीं होके यहाँ पर खांच प्रेजेंट होती है, वो कंडीशन क्लेफ्ट लिप कहलाती है। क्लेफ्ट पैलेट क्या होती है? जो अपनी प्लेट होती है, ठीक है, नेजल कैविटी की तो क्या बनाएगी वो? फ्लोर। प्लेट क्या बनाती है? नेजल कैविटी की तो फ्लोर बनाती है, और ओरल कैविटी की क्या बनाती है? रूफ बनाती है। तो ये कंटिन्यू नहीं होके यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? खांच प्रेजेंट होती है। आगे अपन देखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट, तो अपने को चेक करना है बच्चे के अंदर ये दोनों तो नहीं है। फिर अपन चेक करेंगे टीथ को। टीथ में क्या चेक करेंगे? टीथ में अपन चेक करेंगे कि कंजेनाइटल बच्चे के अंदर टीथ प्रेजेंट है या एब्सेंट है। यदि टीथ एब्सेंट है तो वो कंडीशन क्या हो गई? नॉर्मल। और यदि टीथ प्रेजेंट है तो वो कंडीशन क्या हो गई? उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? नेटल टीथ। उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? नेटल टीथ। ठीक है, यदि कंजेनाइटल टीथ यदि बच्चे के अंदर प्रेजेंट है उस कंडीशन को बोलेंगे नेटल टीथ। और इसके अंदर देखना है कि यदि वो टीथ ये मतलब हिल रहे हैं तो उस कंडीशन में उनको रिमूव करवा देना है। रिमूव क्यों करवाएंगे? क्योंकि वो जो नेटल टीथ है हिल रहे हैं तो वो टूट कर एयरवे के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस कंडीशन के लिए यदि हिल रहे हैं तो रिमूव करवाना है, और नहीं हिल रहे हैं तो नहीं करवाना है। ठीक है, क्योंकि हिलेंगे तो क्या होगा? एयरवे के अंदर जा सकते हैं वो। थर्ड पॉइंट, गम। गम्स के अंदर 2 पॉइंट है। क्या क्या देखना है अपने को गम्स के अंदर? या तो गम्स कैसे मिलेंगे? पिंक मिलेंगे और मॉइस्ट मिलेंगे। ठीक है, या तो पिंक मिलेंगे या मॉइस्ट मिलेंगे, या फिर कैसे मिलेंगे? ब्लू मिलेंगे और ड्राई मिलेंगे। गम्स के अंदर 2 कंडीशन है, या तो वो पिंक होंगे या मॉइस्ट होंगे, या फिर ब्लू होंगे या ड्राई होंगे। पिंक होना, गम्स का पिंक होना किसको इंडिकेट करेगा? नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल को। किसको? नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल को। किसको इंडिकेट करेगा? नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल को इंडिकेट करेगा। ठीक है, जबकि ये मॉइस्ट होंगे तो वो कंडीशन किसको इंडिकेट करेगी? नॉर्मल हाइड्रेशन लेवल को। नॉर्मल हाइड्रेशन लेवल को इंडिकेट करेगा। यदि वो ब्लू है, गम्स ब्लू है, तो वो किसको इंडिकेट करेगा? साइनोसिस को। और ड्राई है तो किसको इंडिकेट करेगा? डिहाइड्रेशन को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ओरल कैविटी का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। नेक्स्ट किसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है?
ओरल कैविटी का, ओरल कैविटी के अंदर मेनली दो एबनॉर्मलिटी अपने को चेक करनी है। फोर्थ पॉइंट है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर दो पॉइंट चेक करना अपने को। एक तो आता है ओरल थ्रस और एक आता है एपेस्टिन्स पर्ल। ठीक है, एक तो आता है ओरल थ्रस और एक आता है एपेस्टिन पर्ल। इसके अंदर क्या है? फर्स्ट पॉइंट, जो ओरल थ्रस होता है देखें, ओरल थ्रस की अपन क्या देखेंगे? साइन एंड सिम्टम देखेंगे या फिर असेसमेंट फाइंडिंग देखेंगे तो उसके अंदर क्या मिलता है? दोनों के साइन एंड सिम्टम सेम मिलते हैं। इसके अंदर गम्स, ओरल कैविटी या फिर ओरल म्यूकोजा और टंग, इनके ऊपर क्या मिलेंगे? व्हाइट पैच मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे? इन तीनों के ऊपर इस कंडीशन के अंदर व्हाइट पैच मिलेंगे और इन्हीं तीनों के अंदर, गम्स के अंदर, ओरल म्यूकोजा के अंदर और टंग के अंदर, ऊपर गम्स के ऊपर, ओरल म्यूकोजा के ऊपर और टंग के ऊपर व्हाइट पैच मिलेंगे। मतलब दोनों कंडीशन यहां तक क्या है? इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। ओरल थ्रस एक एबनॉर्मल कंडीशन है, जबकि एपेस्टिन पर्ल क्या है? नॉर्मल कंडीशन है। इसका मिलना नॉर्मल कंडीशन है और ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन कैसे हुई है? ये तो नॉर्मल है तो चलेगा, ठीक है, बढ़िया है, दौड़ेगा। लेकिन एबनॉर्मल है तो क्यों है? एबनॉर्मल होने का वजह है क्योंकि यहां पर इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है? फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इस कंडीशन के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। और कौन सी फंगाई का इन्फेक्शन होता है? कैंडिडा एल्बिगेंस का इन्फेक्शन हो रहा है। किसका इन्फेक्शन हो रहा है? कैंडिडा एल्बिगेंस का इन्फेक्शन हो रहा है। क्या देखा अपन ने? ओरल थ्रस एक एब्नॉर्मल कंडीशन है और उसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? फंगल इन्फेक्शन। और कौन सी फंगाई होगी? कैंडिडा एल्बिगेंस। ठीक है, इसी कैंडिडा के इन्फेक्शन को अपन बोल सकते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इसी कैंडिडा के इन्फेक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, मौकाप्रद इन्फेक्शन। कैसे बोला अपन ने? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी देख के क्या करता है? इन्फेक्शन करता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ? जिस पेशेंट की इम्यूनिटी कम होगी, जिस पेशेंट की इम्यूनिटी कम होगी उसके अंदर इसका इन्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, इम्यूनिटी कम जैसे कि न्यूबॉर्न हो गया, एग्जाम्पल के लिए न्यूबॉर्न हो गया, ओल्ड एज पेशेंट हो गया और एचआईवी से अफेक्टेड पेशेंट हो गया। एचआईवी से जो सफर कर रहा है पेशेंट, उसके अंदर भी इम्यूनिटी कम होगी। क्या देखा अपन ने? यदि ओरल थ्रस्ट किसी बच्चे के अंदर कंजेनाइटली है तो वो एक एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करेगी। और वो एबनॉर्मलिटी कौन से
इन्फेक्शन की वजह से होती है, या फिर पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन। और कौन सी फंगाई का इन्फेक्शन होता है, कैंडिडा एल्बिगेंस का इन्फेक्शन होता है। अब ये कैंडिडा एल्बिगेंस को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। कैंडिडा एल्बिगेंस के इन्फेक्शन को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मौका देख के क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। ठीक है, जिस पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी कम होगी उसके अंदर इसका इन्फेक्शन होगा, और जिसके अंदर इम्यूनिटी ज्यादा होगी उसके अंदर इसका इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यदि पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी कम है, फॉर एग्जाम्पल के लिए न्यूबॉर्न हो गया, ओल्ड एज पेशेंट हो गया, या फिर HIV से जो सफर कर रहा है पेशेंट वो हो गया, ठीक है, उनके अंदर इसका इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। अब अपने को देखना है, इसको अंतर करना है किस प्रकार से ये दोनों अलग हुए, क्योंकि यहां पर कॉमन साइन एंड सिम्टम है इस दोनों के, व्हाइट पेच बन रहे हैं, दोनों पर बन रहे हैं। डिफरेंस कैसे करेंगे, डिफरेंस के लिए अपने को क्या करना है, जो ये व्हाइट पेचेज हैं इनको अपने को रब करके देखना है। ठीक है, व्हाइट पेच है उनको रब करके देखना है। कैसे रब करेंगे, सबसे पहले ये प्रोसीजर करेंगे तो ग्लव्स पहनेंगे अपन। ठीक है, ग्लव्स पहनेंगे, ग्लव्स पहनने के बाद में एक स्टेराइल गोज पीस लेंगे, और स्टेराइल गोज पीस को अपनी उंगली पर क्या करेंगे, यहां पर लपेट लेंगे। ठीक है, गोज पीस को, स्टेराइल गोज पीस को यहां पर लपेट लेंगे उंगली पर, और फिर उसको अपन क्या करेंगे, रब करेंगे जहां पर ये व्हाइट पेचेज है, रब करेंगे वहां पर। तो रब करने से क्या मिलेगा अपने को, यदि ओरल थ्रस है तो उस कंडीशन के अंदर ब्लीडिंग मिलेगा। ठीक है, और पेन भी होगा। ठीक है, ब्लीडिंग भी होगी, पेन भी होगा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये रिमूव नहीं होंगे। जबकि एपिस्टिन पर्ल के अंदर देखें, नॉर्मल कंडीशन है, जैसे ही अपन रब करेंगे इनको, वही सेम प्रोसीजर, तो यहां पर ब्लीडिंग और पेन, ब्लीडिंग भी यहां पे नहीं होगी, पेन भी यहां पे नहीं होगा, और ये क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अपन इन दोनों को, इस प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले ग्लव्स पहनना है, फिर अपने उंगली पर क्या करना है, स्टीराइल गोज पीस को लपेटना है चारों तरफ। ठीक है, अराउंड मतलब। फिर क्या करना है अपने को, यहां पर रब करना है, जहां पर भी व्हाइट पेचेज है वहां पर अपने को रब करना है। जैसे जैसे अपन रब करेंगे तो वहां से या तो ब्लीडिंग होगी या पेन होगा, मतलब ब्लीडिंग भी होगी और पेन भी होगा, दोनों कंडीशन हो रही है, और साथ में वो रिमूव नहीं हो रहे हैं, व्हाइट पेच रिमूव नहीं हो रहे हैं, तो वो कंडीशन इंडिकेट करेगी ओरल थ्रस को। जबकि वो व्हाइट पेच रिमूव हो रहे हैं और ब्लीडिंग और पेन किसी भी प्रकार की नहीं हो रही है, तो वो किसको करेगी, एपिस्टिन पर्ल को। ये था माउथ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, छठा पॉइंट है नोज एग्जामिनेशन। नोज एग्जामिनेशन के अंदर अपने को क्या देखना है, सबसे पहले नोज एग्जामिनेशन के अंदर अपने को देखना है कि नेक एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक एग्जामिनेशन, नेक एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि नेक कैसी होनी चाहिए। नॉर्मली नेक होनी चाहिए शॉर्ट और थिक, शॉर्ट और थिक नेक का होना नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, नॉर्मली नेक का शॉर्ट और थिक होना न्यूबॉर्न का नॉर्मल कंडीशन है। तो ये चेक करना है अपने को, नेक शॉर्ट है या थिक है या दोनों है, ये अपने को फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू असेस करना है। नेक्स्ट, अपने को क्या करना है, नेक को स्लाइटली एक्सटेंड करके चेक करना है कि ट्रेकिया मिड लाइन में है या नहीं है। ठीक है, ट्रेकिया कहां पर होना चाहिए, मिड लाइन में होना चाहिए। जैसे ही अपन नेक को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करने से अपने को पता चल जाएगा ट्रेकिया मिड लाइन में है या फिर साइड में, तो मिड लाइन में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट अपने को डिस्कस करना है लॉक्सिया, लॉक्सिया, राइनेक, या इसी को मैं बोलूं तो टॉर्टिकोलिस। ठीक है, नेक एग्जामिनेशन के अंदर ही थर्ड पॉइंट है लॉक्सिया, इसी को बोल सकते हैं राइनेक या इसी को बोल सकते हैं टॉर्टिकोलिस। इसके अंदर क्या होता है, जो नेक होती है वो एक साइड ही बेंड रहती है, गर्दन एक तरफ ही मुड़ी हुई रहती है, दूसरी तरफ नहीं हो पाती। किसी पेशेंट के आपने देखा होगा कि ऐसे रहती है बेंड, ठीक है, या फिर ऐसे रहती है। क्यों हुआ वो बैंड, क्यों हुआ, नेक का मूवमेंट क्यों नहीं हुआ? ठीक है, नेक एक जगह फिक्स कैसे रह गई, मुड़ी की मुड़ी रह गई, उसका मूवमेंट ही नहीं हो रहा। तो मूवमेंट क्यों नहीं हुआ? मूवमेंट करवाने वाली दो मसल्स होती है, नेक के मूवमेंट करवाने वाली दो मसल्स होती है। कौन कौन सी मसल्स होती है? एक तो होती है स्टर्नोक्लेइडोमैस्टोइड मसल्स, सेकंड होती है ट्रेपीजियस मसल्स। कहां पर होती है, लोकेशन क्या होती है? ये दोनों पेयर के अंदर होती है। ठीक है, अपन नेक का मूवमेंट देख रहे हैं, नॉर्मली नेक का मूवमेंट, इसके अंदर तो नेक का मूवमेंट हो नहीं रहा, एक साइड बेंड हो रही है, लेकिन अपन देखें नॉर्मली नेक का मूवमेंट कौन कौन सी मसल्स के थ्रू होता है और कैसे होता है? फर्स्ट मसल्स कौन सी है? स्टर्नोक्लेइडोमैस्टोइड मसल्स। तो यहाँ स्टर्नम से स्टार्ट होके यहाँ पर जाती है, दोनों तरफ है ये। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रही है कि यही है मसल्स। नेक्स्ट है ट्रेपीजियस मसल्स। ट्रेपीजियस मसल्स पीछे की तरफ होती है। ट्रेपीजियस मसल्स क्या होती है? ये पीछे की तरफ होती है और दोनों तरफ होती है, क्योंकि पैर में होती है। ठीक है, ये दोनों मसल्स क्या करवाती है? मूवमेंट में हेल्प करवाती है। अब इसके अंदर लोचा है बड़ा, क्या कि कौन सी नर्व या कौन सी क्रेनियल नर्व के अफेक्ट होने से होता है ये? 11th क्रेनियल नर्व। क्या नाम है इसका? एसेसरी क्रेनियल नर्व। ठीक है, ये भी कैसे होगी? पेयर में होगी। आप जानते हैं 12 पे 12 पेयर पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, 12 जोड़ी। ठीक है, तो 12 जोड़ी है ये, मतलब 11वीं क्रेनियल नर्व इसके अंदर क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। क्या देखा अपन ने? नॉर्मली तो देख लिया नेक का मूवमेंट ये मसल्स करवाती है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर अपन देखें तो इसके अंदर नेक का मूवमेंट अफेक्ट होता है, एक साइड बेंड रह जाती है नेक। किस वजह से होती है? 11वीं जो क्रेनियल नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, इस वजह से नेक का मूवमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? मसल्स है। ठीक है, यहां पर मसल है और यहां पर भी ट्रेपीजियस मसल्स है। इन दोनों पर या इन दोनों में कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है? एसेसरी, या फिर मैं बोल सकता हूं 11वीं क्रेनियल नर्व। पेयर में है, दोनों तरफ करेगी, आगे और पीछे दोनों तरफ। सपोज डिलीवरी के दौरान बच्चे का हेड की डिलीवरी नॉर्मली हो चुकी है, ठीक है, या फिर हेड की डिलीवरी नहीं हो पाई, उसको थोड़ा खींचना पड़ा, उस दौरान वो क्या हो गई? सपोज डैमेज हो गई, तो ये कंडीशन क्या हुई? जनरेट हुई। मतलब डिलीवरी के दौरान ये नर्व क्या हो जाती है? डैमेज हो सकती है। डिलीवरी के दौरान भी हो सकती है और डिलीवरी के बाद में हो सकती है। मतलब यह कि यहां पर क्या मतलब निकला इसका? जो लोक्सिया या वरिनेक या फिर टॉर्टिकोलिस है, जो एक्वायर्ड भी हो सकती है या फिर कंजेनाइटल भी हो सकती है। ठीक है, जन्मजात भी हो सकती है या फिर बाद में भी इसको अपेयर कर सकता है न्यूबॉर्न। ठीक है, तो ये था लोक्सिया, वरिनेक या फिर टॉर्टिकोलिस। फिर से देखें इसको एक बार। इसके अंदर क्या होता है? नेक का मूवमेंट अफेक्ट होता है और नेक एक ही तरफ बेंड रहती है। ठीक है, क्यों रहती है? क्योंकि 11वीं क्रेनियल नर्व इसके अंदर डैमेज हो जाती है, उस वजह से ये होता है। अब ये कैसे डैमेज हुई? क्योंकि यहाँ पर अपन ने देखा ये दोनों मसल्स है, यहाँ पर ये क्या करेगी? नर्व सप्लाई करेगी। जब इसके नर्व सप्लाई इन मसल्स के अंदर क्या होगी? अल्टर होगी, यहाँ पर नहीं होगी, तो वो क्या करेगी? मूवमेंट नहीं होगा। और आप जानते हैं किसी भी ऑर्गन को लंबे टाइम तक अपन काम में नहीं लेंगे तो वो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी फंक्शनिंग कम होना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर जो मसल्स हैं वहां की नर्व सप्लाई यदि डैमेज हो गई, सपोज इस साइड की, तो ये
क्या होगी, यहाँ की मसल्स अफेक्ट होंगी और इनका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये था नेक एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है चेस्ट एग्जामिनेशन। चेस्ट एग्जामिनेशन में आपने को क्या देखना है, चेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो सबसे पहले अपने को देखना है चेस्ट सर्कमफ्रेंस। वो आप जानते हैं कितना होता है, 30 से 32 सेंटीमीटर। ठीक है, इन स्टेप के थ्रू अपन चेक करेंगे चेस्ट सर्कमफ्रेंस को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन इसके अंदर क्या देखेंगे, चेस्ट सर्कमफ्रेंस के अंदर अपन फ्रैक्चर को असेस करेंगे। क्या करेंगे, फ्रैक्चर को असेस कर लेंगे, क्योंकि डिलीवरी के दौरान फ्रैक्चर हो सकता है। और मोस्ट कॉमन कौन सा फ्रैक्चर होता है, बेसिकली दो प्रकार के फ्रैक्चर हो सकते हैं। कौन कौन से, क्लेविकल फ्रैक्चर और एक रिब्स का फ्रैक्चर। फ्रैक्चर को असेस कर रहे हैं अपन, डिलीवरी के दौरान दो प्रकार का फ्रैक्चर हो सकते हैं बच्चे के अंदर, क्लेविकल फ्रैक्चर या फिर रिब्स का फ्रैक्चर। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सा होता है, रिब्स का फ्रैक्चर होता है। क्वेश्चन आया हुआ है, डिलीवरी के दौरान मोस्ट कॉमन कौन सा फ्रैक्चर होता है बच्चे के अंदर, क्लेविकल फ्रैक्चर होता है। क्यों होता है, हेड की डिलीवरी नॉर्मली होने के बाद में क्या होता है, जब बच्चे को अपन खींचेंगे तो उस कंडीशन के दौरान ये जो बोन होगी उनका फ्रैक्चर हो सकता है। मैक्सिमम चांस इनके होंगे, क्योंकि रिब्स तो नीचे है, तो मैक्सिमम चांस किसका है, क्लेविकल बोन का। नेक्स्ट पॉइंट, चेस्ट शेप अपने को चेक करना है। न्यूबॉर्न के अंदर चेस्ट की शेप कैसी होनी चाहिए, राउंडेड। राउंडेड चेस्ट की शेप होनी चाहिए। राउंडेड का मतलब क्या निकला है यहाँ पे, राउंडेड का मतलब निकला एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर। मैं बोल सकता हूं एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर दोनों कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जब अपन चेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे तो वहां पर क्या होना चाहिए, राउंडेड मिलनी चाहिए। और राउंडेड का मतलब क्या हुआ, बच्चे का जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है चेस्ट का और ट्रांसवर्स डायमीटर है, दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। और आप जानते हैं एडल्ट के अंदर कैसे होते हैं, एडल्ट के अंदर जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है, ठीक है, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है और ट्रांसवर्स डायमीटर है, ठीक है, एंटीरियो पोस्टीरियर और जो ये ट्रांसवर्स डायमीटर है, इनमें ज्यादा किसका होगा, ट्रांसवर्स डायमीटर। एडल्ट के केस में क्या बना, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर से कम होगा, मतलब ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो राउंडेड नहीं मिलेगी, चपटी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है ब्रेस्ट बडी या निप्पल। ब्रेस्ट बडी या फिर निप्पल को अपने को असेस करना है, तो इसके अंदर क्या चेक करना है, दो केस है। यदि निप्पल का साइज 5 mm से क्या है, ज्यादा है, या फिर 5 mm से क्या है, कम है, तो केस बने, निप्पल को अपने को असेस करना है फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। तो यदि निप्पल का साइज 5 mm से क्या है, ज्यादा है या फिर कम है, तो ज्यादा है तो वो इंडिकेट करेगा कि बच्चा कैसा है, टर्म। 37 वीक पर क्या हुई, मतलब फुली टर्म बच्चे को इंडिकेट करेगा 5 mm से ज्यादा यदि निप्पल की साइज है। तो यदि 5 mm से कम यदि निप्पल की साइज है तो वो कौन से बच्चे को इंडिकेट करेगा, प्री टर्म को। ठीक है, नेक्स्ट, 3 यहां पे वर्ड आते हैं,
अथेलिया, अमेजिया और अमेस्टिया। ठीक है, अथेलिया के अंदर क्या होता है, अथेलिया जो केस होता है उसके अंदर क्या होता है, जो ब्रेस्ट बड या मैं बोल सकता हूं निप्पल, उसके अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। इसके अंदर क्या हुआ, निप्पल क्या है, एब्सेंट है। अमेजिया के अंदर क्या हुआ, ब्रेस्ट टिश्यू एब्सेंट है, ब्रेस्ट टिश्यू एब्सेंट है लेकिन निप्पल तो प्रेजेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अंदर दोनों एब्सेंट होगी, निप्पल भी एब्सेंट होगा और ब्रेस्ट टिश्यू भी एब्सेंट होगा। क्या मतलब निकला इन तीनों का, जैसे जैसे बच्चे की एज होगी तो कैसे दिखेंगे ये। ठीक है, अथेलिया के अंदर ओनली ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होगा क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू यहां पे प्रेजेंट है। अथेलिया के अंदर ओनली निप्पल एब्सेंट है, ब्रेस्ट टिश्यू प्रेजेंट है, तो टाइम के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट का ग्रोथ तो होगा, निप्पल ही एब्सेंट होगी ओनली। नेक्स्ट है अमेजिया, अमेजिया के अंदर क्या है, ब्रेस्ट टिश्यू एब्सेंट है, ब्रेस्ट टिश्यू क्या है, एब्सेंट है, ब्रेस्ट टिश्यू एब्सेंट है तो टाइम के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट का ग्रोथ नहीं होगा, निप्पल होगी ओनली। क्या मतलब निकला इसका, ये ओनली निप्पल है, ब्रेस्ट टिश्यू ने ग्रोथ नहीं किया क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट, अमेस्टिया का मतलब क्या निकला, यहाँ पे ना तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ब्रेस्ट, अमेस्टिया का मतलब क्या निकला, यहाँ पे ना तो ब्रेस्ट टिश्यू है या फिर ना निप्पल है, ब्रेस्ट टिश्यू और निप्पल दोनों के यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, चेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेथ साउंड। ब्रेथ साउंड कैसे सुनेंगे अपन, ब्रेथ साउंड अपन सुनेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, कौन से मेथड के थ्रू, जब अस्कल्टेट करेंगे अपन स्टेथोस्कोप के थ्रू तो अपने को ब्रेथ साउंड सुनाई देगी। ब्रेथ साउंड सुनाई क्यों देती है, क्योंकि डायमीटर के अनुसार जैसे जैसे एयरवे के अंदर अपन नीचे की तरफ जाएंगे तो उसका डायमीटर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं यदि किसी अपन एक ऐसा पाइप हो, ठीक है, यहां पर इसका डायमीटर क्या है, ज्यादा है और यहां पर इसका डायमीटर क्या है, कम है, इसके अंदर अपन एयर फ्लो करेंगे तो यहां पर क्या आवाज निकलेगी, एयर की आवाज निकलेगी, वो आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन के दौरान और एक्सपायरेशन के दौरान, इंस्पायरेशन के दौरान और एक्सपायरेशन के दौरान जो साउंड अपने को सुनाई देगी, जो स्टेथ से अपन या स्टेथोस्कोप से अपन सुनेंगे अस्कल्टेशन के थ्रू, उस साउंड को अपन क्या बोलेंगे, ब्रेथ साउंड। ब्रेथ साउंड का मतलब क्या निकला, इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के दौरान जो साउंड निकलेगी उस साउंड को अपन क्या बोलेंगे, ब्रेथ साउंड। सुनेंगे किससे अपन, अस्कल्टेशन मेथड के थ्रू, स्टेथोस्कोप से। ठीक है, नेक्स्ट, नॉर्मली कौन कौन सी होती है ब्रेथ साउंड, ठीक है, ये तीनों की तीनों नॉर्मल होती है और एक अपने को देखना है एबनॉर्मल। ठीक है, ये तीन ब्रेथ साउंड होगी जो नॉर्मल होगी। पहले कौन सी है, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड होगी जो नॉर्मल होगी और इसको अपन सुनेंगे कहां पर, ट्रेकिया पर। कहां पर सुनेंगे, ट्रेकिया पर लगाएंगे और वहां से क्या करेंगे, इसको सुन सकते हैं। ठीक है, स्टेथ के थ्रू। नेक्स्ट है ब्रोंको वेसिकुलर वेसिकुलर ब्रेथ साउंड,
ब्रोंको वेसिकुलर ब्रेथ साउंड, इसको अपन कहां पर सुन सकते हैं? मेन स्टेम ब्रोंकाई पे। मेन स्टेम ब्रोंकाई का मतलब क्या निकला? मेन स्टेम ब्रोंकाई का मतलब निकला यहां पर, इस जगह पे अपन क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। कौन सी साउंड सुनेंगे? ब्रोंको वेसिकुलर साइन ब्रेथ साउंड, ब्रोंको वेसिकुलर ब्रेथ साउंड। नेक्स्ट है वेसिकुलर ब्रेथ साउंड। वेसिकुलर ब्रेथ साउंड किसकी मतलब वेसिकुलर ब्रेथ साउंड है, वहां पर अपन किसकी आवाज सुन पाएंगे? एल्वियोलाई की। कहां पर लगाएंगे इसको? इस रीजन पे, ठीक है, लोअर रिब्स वाले रीजन पे। यहां पर क्या सुनाई देगी? एल्वियोलाई की साउंड सुनाई देगी। नॉर्मल क्या क्या है? ब्रोंकियल साउंड है, जो ब्रोंकियल साउंड अपने को ट्रेकिया पे लगाना होगा, और ब्रोंको वेसिकुलर जो ब्रेथ साउंड है उसके लिए अपने को कहां पर? मेन स्टेम ब्रोंकाई पर। और वेसिकुलर का मतलब जो वेसिकुलर ब्रेथ साउंड होगा वो किसकी आवाज सुनाई देगा इसके थ्रू? एल्वियोलाई की। नेक्स्ट है ग्रंटिंग साउंड। ग्रंटिंग साउंड एक एबनॉर्मल साउंड है। यदि न्यूबॉर्न के अंदर ग्रंटिंग साउंड प्रेजेंट है तो वो किसको इंडिकेट करेगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, या मैं बोल सकता हूँ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को इंडिकेट करेगा। यदि बच्चे के अंदर ग्रंटिंग साउंड प्रेजेंट है तो वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ये था चेस्ट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट कौन सा एग्जामिनेशन है? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर अपने को क्या चेक करना है? ठीक है, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस अपने को चेक करना है। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस भी अपन इन स्टेप के थ्रू चेक करेंगे। नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 31 से 33 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, जो अपन ने पहले देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर ही अपने को चेक करना है एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट तो नहीं है बच्चे में। क्या चेक करना है? ठीक है, बच्चे के अंदर क्या चेक करना है? अपने को चेक करना है एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट तो नहीं है। एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट क्या हुआ? एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ? जो एब्डोमेन की जो स्किन है, जो मतलब लीवर, स्टमक हुआ, है ना, इंटेस्टाइन हुआ, इनको जो कवर करने के लिए जो स्किन होती है वो स्किन यहाँ पर क्या होगी? एब्सेंट होगी। वो जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे कि लीवर हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, वो अपने को दिखेंगे क्योंकि वहां पर वाल एब्सेंट है, ठीक है। तो इन ऑर्गन्स को कवर करने वाली वाल एब्सेंट होती है इस डिजीज के अंदर या इस डिसऑर्डर के अंदर, वो अपने को चेक करना है। नेक्स्ट, चेक करना है एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर अपने को चेक करना है 3 वेसल्स होनी चाहिए, ठीक है। कितने वेसल्स होनी चाहिए? 3 वेसल्स होनी चाहिए। और 3 के अंदर क्या क्या होनी चाहिए? एक वेन होनी चाहिए और 2 आर्टरी होनी चाहिए, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर अपने को चेक करना है 3 वेसल्स होनी चाहिए, और 3 के अंदर भी एक वेन होनी चाहिए और 2 आर्टरी होनी चाहिए। यदि 3 वेसल्स नहीं है, चेक करना है अपने को, यदि 3 वेसल्स नहीं है तो अपने को डॉक्टर को क्या करना है? इन्फॉर्म करना है, यदि 3 नहीं है तो। नेक्स्ट पॉइंट, ओम्फालाइटिस। ओम्फालाइटिस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर किसी भी प्रकार का इंफेक्शन हो, आइटिस मतलब इंफेक्शन, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है? इन्फेक्शन हो रहा है। मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर अपने को चेक करना है किसी प्रकार का पुरुलेंट डिस्चार्ज तो नहीं है, या पस तो नहीं है, या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है। यदि अम्बिलिकल कॉर्ड का इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओम्फोलाइटिस,
ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? ओम्फोलाइटिस। ठीक है, तो ओम्फोलाइटिस को अपने को असेस करना है। नेक्स्ट पॉइंट है एब्डोमिनल साउंड। एब्डोमिनल साउंड के अंदर अपने को क्या चेक करना है? सबसे पहले एब्डोमिनल साउंड आती क्यों है? एब्डोमिनल साउंड होती है बावल मूवमेंट की वजह से। ठीक है, या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से, या तो बावल मूवमेंट की वजह से होगी या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से होगी। क्या जो एब्डोमिनल साउंड होती है वो कैसे सुनाई देगी? पेरिस्टाल्टिक या फिर बावल मूवमेंट की वजह से ये एब्डोमिनल साउंड सुनाई देगी। एब्डोमिनल साउंड को अपने को चेक करने के लिए क्या चेक करना है? अपन एब्डोमिन को 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड करेंगे। सपोज ये यहाँ पर डायफ्राम है, नीचे की तरफ पेल्विक कैविटी है। ठीक है, और ये प्रेजेंट है राइट अपर क्वाड्रेंट, ये है राइट लोअर क्वाड्रेंट, ये है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और ये राइट लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, एब्डोमिनल साउंड किसकी वजह से आती है? इस वजह से। और इनको अपने को सुनना है, एब्डोमिनल साउंड्स को कहां कहां पर सुनेंगे अपन? सपोज यहां पर प्रेजेंट है डायफ्राम और ये है पेल्विक कैविटी। इसको अपन मिड लाइन यहां पे क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। एक तो ये और ये, यहां से 4 क्वाड्रेंट बन गए। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट बन गए। कौन कौन से बने? राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर, लेफ्ट अपर एंड लेफ्ट लोअर। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है अपने यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट, एब्डोमिनल साउंड अपन इन चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर कौन से क्वाड्रेंट के अंदर सुन सकते हैं? तो इसका आंसर है कि अपन चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर सुन सकते हैं। चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर एब्डोमिनल साउंड सुन सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि इन 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर सबसे पहले अपने को एब्डोमिनल साउंड कहां पर सुननी स्टार्ट करनी चाहिए? ठीक है, फर्स्ट एब्डोमिनल साउंड या सबसे पहले एब्डोमिनल साउंड अपने को कहां पर सुननी चाहिए? इन चारों क्वाड्रेंट के अंदर देखें तो सबसे पहले कहां पर स्टार्ट करेंगे? राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। एब्डोमिनल साउंड बेसिकली चारों क्वाड्रेंट के अंदर सुन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कहां पर सुननी चाहिए? राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहां पर क्या है? यहां पर है स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर पोर्शन और लार्ज इंटेस्टाइन का शुरुआती पोर्शन। मतलब यहां पर जंक्शन प्रेजेंट है, इलियोसिकल जंक्शन यहां पर प्रेजेंट होता है। राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर इलियोसिकल जंक्शन प्रेजेंट होता है, उस वजह से मतलब दोनों इंटेस्टाइन को कनेक्ट कर रहा है। राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर इलियोसिकल जंक्शन पाया जाता है, वो दोनों को क्या करता है? दोनों इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है। तो इस वजह से अपने को सुननी सबसे पहले कहां पर चाहिए? राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, एब्डोमिनल साउंड कब सुननी चाहिए? खाना खाने से पहले सुननी चाहिए या खाना खाने के बाद में सुननी चाहिए? तो एब्डोमिनल साउंड कभी भी सुन सकते हैं, खाना खाने से पहले भी सुन सकते हैं और खाना खाने से बाद में सुन सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, न्यूबॉर्न के अंदर एब्डोमिनल साउंड कब सुनाई देगी? न्यूबॉर्न के अंदर एब्डोमिनल साउंड सुनाई देगी 1 घंटे से पहले। डिलीवरी होने के बाद में 1 घंटे से पहले एब्डोमिनल साउंड बच्चे के अंदर सुनाई दे जाएगी। ठीक है, तो ये था एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है जेनाइटल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्या है? जेनाइटल एग्जामिनेशन। जेनाइटल एग्जामिनेशन को अपने को फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू या फिर जो जेनाइटल ऑर्गन है उनको फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू अपने को असेस करना है। दोनों केस है, मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। यदि मेल साइड है, ठीक है, मेल साइड है, तो उस कंडीशन के दौरान अपने को क्या असेस करना है? सबसे पहले तो असेस करेंगे कि मशीन अपनी जगह पे है या नहीं है। ठीक है, मशीन बोले तो
टेस्टिस स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। फर्स्ट असेसमेंट तो अपना यही होगा मेल के अंदर, जब जेनिटल एग्जामिनेशन करेंगे उस दौरान फर्स्ट असेसमेंट क्या होगा कि टेस्टिस स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, देखना है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये अपने को मेल की कंडीशन के अंदर असेस करने हैं। क्या क्या असेस करने हैं, सबसे पहले चेक करना है कि टेस्टिस स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट चेक करना है, फर्स्ट पॉइंट तो ये। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिप्टोर्किडिज्म चेक करना है। क्रिप्टोर्किडिज्म का मतलब क्या होता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस, टेस्टिस का एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाना, एब्डोमिनल कैविटी से पेल्विक कैविटी में नहीं आना, वो कंडीशन क्या कहलाती है, क्रिप्टोर्किडिज्म। क्या कहानी होती है मतलब इसके अंदर, सपोज ये है पेल्विक कैविटी, ये है एब्डोमिनल कैविटी, यहां पर प्रेजेंट है टेस्टिस। ठीक है, यह है स्क्रोटल सैक। सपोज यहां पर है टेस्टिस, ठीक है, उनको यहां पर आना है, कहां पर, पेल्विक कैविटी के अंदर। तो यहां ये है इंग्वेनल कैनाल। इंग्वेनल कैनाल वो क्या करती है, इन टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से पेल्विक कैविटी के अंदर लेके आती है। एब्डोमिनल कैविटी से पेल्विक कैविटी के अंदर इंग्वेनल कैनाल लेके आती है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, अनडिसेंडेड टेस्टिस, मतलब ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में है, पेल्विक कैविटी में नहीं आ रहे, इसकी डिस्फंक्शनिंग हो गई। ठीक है, तो ये केस है क्रिप्टोर्किडिज्म। नेक्स्ट है एनोर्किडिज्म। एनोर्किडिज्म के एनोर्किडिज्म का मतलब क्या निकला, एनोर्किडिज्म का मतलब होता है कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द टेस्टिस। बच्चे के अंदर जन्मजात रूप से टेस्टिस एब्सेंट है, कंजेनाइटल एब्सेंट ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, ये भी लाइन क्लियर होगी, टेस्टिस ही नहीं है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट है एपिस्पेडियोस। एपिस्पेडियस का मतलब क्या होता है, एपिस्पेडियस का मतलब होता है, सपोज ये है पेनिस। ठीक है, एपिस्पेडियस का मतलब होता है ये है सपोज पेनिस, और पेनिस की ये है डोर्सल सरफेस और ये है वेंट्रल सरफेस। अब जानते हैं ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, डोर्सल, और नीचे वाले को वेंट्रल। ये है पेनिस का डोर्सल सरफेस और ये है वेंट्रल सरफेस। और जो ग्लांस पेनिस होती है वहां पर मिड लाइन में क्या होनी चाहिए, यूरिथ्रल ओपनिंग होनी चाहिए। नॉर्मली ओपनिंग कहां पर होनी चाहिए, मिड पोर्शन पे, ग्लांस पेनिस के टिप पर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एपिस्पेडियस के अंदर क्या होता है, जो ग्लांस पेनिस की जो मतलब जो यूरिथ्रल ओपनिंग होगी, जो मिड पॉइंट पे होनी चाहिए, मिड में होनी चाहिए, तो मिड में न होकर ऊपर की तरफ होती है। क्या मतलब निकला इसका, तो फिर से सुने, एपिस्पेडियस का मतलब क्या निकला, तो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है वो मिड पॉइंट पे नहीं होके डोर्सल सरफेस पे होती है पेनिस के। ठीक है, ये हो गया एपिस्पेडियस। हाइपोस्पेडियस का मतलब क्या होगा, यूरिथ्रल ओपनिंग ग्लांस पेनिस के मिड पॉइंट पे नहीं होके कहां पर होती है, वेंट्रल सरफेस पे होती है। वो कंडीशन क्या हो गई, हाइपोस्पेडियस। फिर से सुने, यूरिथ्रल ओपनिंग होगी वो वेंट्रल सरफेस पे होगी, उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोस्पेडियस। और यूरिथ्रल ओपनिंग यदि डोर्सल सरफेस पे होगी तो वो कंडीशन क्या होगी, एपिस्पेडियस। यहां पर यूरिथ्रल ओपनिंग कहां पे हो रही है, डोर्सल सरफेस पे हो रही है, जबकि यहां पर यूरिथ्रल ओपनिंग कहां पे हो रही है, वेंट्रल। ठीक है, नेक्स्ट है फीमोसिस और पैराफीमोसिस। फीमोसिस और पैराफीमोसिस का मतलब क्या होता है, सपोज ये पेनिस है, ठीक है, पेनिस है, और यहां की जो फोर स्किन होगी वो पीछे की तरफ मूव नहीं होगी। ठीक है, आगे की तरफ चिपकी रहेगी, पीछे की तरफ मूव नहीं होगी,
उस कंडीशन को बोलते हैं फीमोसिस। फीमोसिस का मतलब क्या निकला कि जो फोर स्किन होगी पेनिस की वो पीछे की तरफ मूव नहीं होगी, आगे चिपकी रहेगी। नेक्स्ट है पैराफीमोसिस। पैराफीमोसिस का मतलब क्या होगा कि जो फोर स्किन होगी पीछे की तरफ तो जाएगी लेकिन आगे की तरफ नहीं जा पाएगी, सिर्फ यहाँ पे पीछे क्या होगा, यहाँ पर चिपक के रह जाएगी। फिर से सुने, फीमोसिस का मतलब हुआ फोर स्किन है जो पीछे की तरफ नहीं जा रही, और पैराफीमोसिस का मतलब क्या हुआ, फोर स्किन है जो आगे की तरफ नहीं आ रही। नेक्स्ट है फीमेल के केस में देखिए अपन क्या फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फीमेल के केस में फिजिकल एग्जामिनेशन क्या करेंगे, फर्स्ट वन चेक करना है क्लाइटोरिस को। क्लाइटोरिस में बी enlarged. Second, labia may be swollen. ठीक है, और थर्ड पॉइंट चेक करना है थर्ड पॉइंट अपने को क्या चेक करना है, ये ठीक है। ये फीमेल के केस में अपने को असेस करना है, फीमेल केस में अपने को चेक करना है, ठीक है। फीमेल केस में अपने को क्या चेक करना है, फीमेल केस में अपने को चेक करना है क्लाइटोरिस में बी एनलार्ज, ठीक है। क्लाइटोरिस कैसे हो सकती है, एनलार्ज हो सकती है नॉर्मल सिचुएशन से, या फिर नॉर्मल जो शेप होती है उससे हल्की फुल्की क्या हो सकती है, एनलार्ज हो सकती है, जो एक नॉर्मल कंडीशन है। फीमेल केस में क्या चेक करना है अपने को, क्या एग्जामिनेशन करना है कि क्लाइटोरिस हल्का फुल्का क्या मिल सकता है, एनलार्ज मिल सकता है, जो एक नॉर्मल कंडीशन है। नेक्स्ट है लेबिया। लेबिया में स्वेलिंग मिल सकती है, हल्की स्वेलिंग मिल सकती है, जो भी एक नॉर्मल कंडीशन है। लेबिया के अंदर हल्का स्वेलिंग मिलना नॉर्मल कंडीशन है। नेक्स्ट है स्यूडो मेनिस्ट्रेशन। स्यूडो मेनिस्ट्रेशन या मैं बोल सकता हूं वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, स्यूडो मेनिस्ट्रेशन के अंदर 1 से 2 स्पॉट वेजाइनल ब्लीडिंग की देखने को मिलती है, ठीक है। वो इसके अंदर बच्ची के अंदर प्रेजेंट है तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है। स्यूडो मेनिस्ट्रेशन यदि बच्ची के अंदर प्रेजेंट है वो एक नॉर्मल कंडीशन है। अब ये स्यूडो मेनिस्ट्रेशन हुआ क्यों, क्योंकि ये तो मेनिस्ट्रल साइकिल है, वो तो प्यूबर्टी पे आना चाहिए, यहां पर क्यों आया, इसका कंसेप्ट समझे भी। इसका कंसेप्ट ये है, जैसे ही बेबी चाइल्ड यूटेराइन कैविटी के अंदर रहती है तो वहां पर प्लेसेंटा के थ्रू उसको क्या मिलते हैं, हार्मोन्स, ठीक है। सपोज ये है यूट्रस, यहां पर क्या है, ये बेबी चाइल्ड गर्ल होगी, ठीक है। यहां पर यूट्रस के अंदर बच्ची है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, प्लेसेंटा के थ्रू ये क्या है, कनेक्ट है। प्लेसेंटा के थ्रू क्या है, कनेक्ट है। बच्चे के अंदर मतलब यूट्रस के अंदर सपोज बेबी गर्ल है तो उस कंडीशन के अंदर क्या चेक करेंगे, मतलब यदि यूट्रस के अंदर बेबी गर्ल प्रेजेंट है तो वो किससे कनेक्ट होगी, प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्ट होगी, और प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्ट होगी तो प्लेसेंटा से सारा का सारा न्यूट्रिशन किसको जाएगा, बच्चे को जाएगा। तो न्यूट्रिशन जाएगा तो कुछ हार्मोन भी जाएंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन प्लेसेंटा के थ्रू, मां का एस्ट्रोजन हार्मोन प्लेसेंटा के थ्रू बच्ची को जा रहा है, कब तक जाएगा वो, 9 मंथ तक जाएगा। और आप जानते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करवाता है, एंडोमेट्रियल ग्रोथ करवाता है। क्या करवाता है, एंडोमेट्रियम की
ग्रोथ करवाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाएगा। जब जैसे जैसे एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होगी, 9 महीने तक तो नॉर्मल ही रहेगा ये, क्योंकि 9 महीने तक क्या होगा, प्लेसेंटा के थ्रू ये हार्मोन आ रहे हैं और एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो रही है, हल्की ग्रोथ हो रही है। लेकिन सडन सदमा लग गया, यहां पे क्या लगा कि डिलीवरी हो गई। डिलीवरी हुई तो उसका मतलब क्या निकला, यहां पे अपन ने अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या कर दिया, कट कर दिया। जब अम्बिलिकल कॉर्ड को अपन ने कट कर दिया तो ये कनेक्शन हट गया, माँ और बच्चे का कनेक्शन हट गया। मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया तो यहां से जो हार्मोनल सप्लाई हो रही थी वो रुक गई। जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट गया तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया, एस्ट्रोजन आना कम हो गया और एंडोमेट्रियम क्या हो गई, टूटकर वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू आना स्टार्ट हो गई। एंडोमेट्रियम टूटेगी और फिर क्या होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। कैसे हुई है, एक बार फिर से सुने। प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन अपन जानते हैं 9 महीने होता है। सपोज यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है बेबी गर्ल, ठीक है, वो कनेक्ट है किससे, प्लेसेंटा के थ्रू, आप जानते हैं। अब प्लेसेंटा से माँ के हार्मोन बच्चे के अंदर जाएंगे। सपोज एस्ट्रोजन हार्मोन माँ के प्लेसेंटा के थ्रू, मतलब माँ के थ्रू, या फिर मैं बोल सकता हूं प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के अंदर जा रहा है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एंडोमेट्रियल ग्रोथ करवाता है, और एंडोमेट्रियल ग्रोथ करवाता है तो फिर क्या होगा, एंडोमेट्रियल ग्रोथ करवाएगा। जैसे ही अपन डिलीवरी होगी, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होगी तो डिलीवरी के दौरान क्या होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर दिया जाएगा, और अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने से क्या होगा, जो मैटरनल हार्मोन था जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन, वो जो सप्लाई हो रहा था वो रुक जाएगा। जब मैटरनल हार्मोन की सप्लाई क्या होगी, रुक गई, तो उसके अंदर क्या हुआ, फिर लास्ट में एंडोमेट्रियम की ग्रोथ रुक गई। जब एंडोमेट्रियम की ग्रोथ रुक गई तो वो क्या करेगी, वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इस वजह से हुआ बच्चे के अंदर सूडो मेनिस्ट्रेशन या फिर वेजाइनल ब्लीडिंग। ज्यादा नहीं मिलती है, 1 से 2 स्पॉट मिलती है, ठीक है। यहां पे मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या डिलीवरी के नेक्स्ट 1 महीने बाद में, डिलीवरी के नेक्स्ट 1 महीने बाद में बच्ची के अंदर मेन्स्ट्रुअल साइकिल या फिर सूडो मेनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो उसका आंसर होगा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार का माँ का कनेक्शन नहीं है, बच्ची के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन आया ही नहीं है अभी, या फिर बच्ची के अंदर जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल के लिए आवश्यक हार्मोन है वो अभी आया ही नहीं है। वो कहां पर आएंगे, प्यूबर्टी पे आएंगे। जब प्यूबर्टी की एज आएगी तब मेन्स्ट्रुअल साइकिल आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ में उसको वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो ये था फिजिकल एग्जामिनेशन का नेक्स्ट पॉइंट, क्या, जेनेटल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है स्किन एग्जामिनेशन। स्किन एग्जामिनेशन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।